अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो ये व्लॉग ना मैंने स्टार्ट किया था फ्राइडे की सुबह से। सहरी करने के बाद में मैं सुबह थोड़ी देर के लिए सो गई थी और सोने के बाद में जब मैं उठी तो मैंने सबसे पहले अपना बेड सही किया, क्योंकि अगर बेड सबसे पहले अगर आप सही कर लेते हैं ना तो फिर एक पॉजिटिव एनर्जी सी आ जाती है। और अगर आपका जो बेड है वो मैसी पड़ा रहता है, बेडरूम आपका गंदा रहता है, तो ना एक अजीब सी वाइब आती रहती है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि सबसे पहले सुबह उठकर अपना जो बेड है वो अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लूँ, उसके बाद में मैं बाकी के काम करूँ। तो जब रूम एकदम क्लीन रहेगा ना तो फिर अच्छी वाइब भी आती है और पॉजिटिव फील होता है। अच्छा, मैं सुबह उठकर ना अपने रूम की विंडो भी ओपन कर देती हूँ। इससे ना बाहर से एकदम फ्रेश हवा आती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा ताज़गी सी महसूस होती है। तो मैं रूम की विंडो ज़रूर ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने बेड को एकदम क्लीन कर लिया था, उसके बाद में मैं दूसरे कामों में लग गई थी। अच्छा जी, आपको ये बेडशीट देखकर ये ना याद आए कि मैंने ये फर्स्ट रोज़े को मतलब अपने बेड पर डाली थी। मैं 3 से 4 दिनों में बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। तो इत्तेफाक से ये जो बेडशीट मैंने फ्राइडे को बिछाई तो इसका नंबर फ्राइडे को आया। तो आप लोगों को ये ना लगे कि ये 1 महीने से मेरे बेड पे पड़ी हुई है। मैं 3-4 दिनों में बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है तो वो गंदी भी कर देता है जल्दी। इसलिए मैं 3 से 4 दिन या 5 दिनों में चेंज कर लेती हूँ। कभी-कभी तो दूसरे दिन ही मुझे चेंज करनी पड़ जाती है। रूम अपना सही करने के बाद में मैंने झाड़ू पोछा जो भी काम था घर का बेसिक वो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में मैं आ गई थी रूम में, और रूम में मैंने ये जो कैंडल है तो उसको मैंने जला दिया था। और ऊपर से जो मैं ये डालती हूँ ना फ्रेगरेंस, तो वो मैंने आपको दिखा दिया है कि ये क्या है। तो ये ना एक एसेंशियल ऑयल होता है, उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, तो वो मैं ज़रूर डालती हूँ। इससे पूरा रूम ना बहुत ही अच्छा महकने लगता है। अच्छा जी, ये जो आपको कॉइन्स दिख रहे हैं और ये जो चेन्स हैं तो इन्हें मैं ना मनी बैंक में डालती रहती हूँ। जब भी कोई ज़रूरतमंद आता है उन्हें दे देती हूँ। तो एक तरह से ये ना सदका निकलता रहता है, और मेरे पास में चेंज भी रहते हैं तो दिन भर कोई ना कोई आता रहता है तो मैं उन्हें ये देती रहती हूँ। इस तरह से ना मुझे एक सैटिस्फैक्शन भी रहता है कि हाँ, मैंने किसी की हेल्प की है। और जो आपके पास में चेंज हो वो आप इस तरह से इकट्ठा करते रहा करिए, और जो ज़रूरतमंद हो उसे दे दिया करिए, तो आप किसी की हेल्प कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है, और रमज़ान में वैसे भी सबकी हेल्प करनी चाहिए, सदका ज़रूर देना चाहिए। तो जैसा कि आज जुमा था ना, तो फिर मैं अपने कपड़े लेकर आ गई थी, अपने बेटे के कपड़े लेकर आ गई थी और उसे मैंने प्रेस करना था। तो यहाँ पर मैं बेटे के कुर्ते पजामे पर प्रेस कर रही हूँ, और अपना एक मैंने कॉटन का सूट निकाला है, क्योंकि मुझे ना कॉटन के कपड़े पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे कंफर्टेबल रहता है, इसलिए मैं ज़्यादातर कॉटन के ही कपड़े पहनती हूँ। तो यहाँ पर मैं उसे प्रेस कर रही हूँ, और अपने बेटे के कुर्ते पजामे पर प्रेस करूँगी। हस्बैंड जो थे वो सुबह ही नहा धोकर चले गए थे ऑफ़िस, क्योंकि उनका ऑफ़िस रहता है तो वो सुबह ही चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने कपड़ों पर प्रेस कर लिया था, और साथ में बेटे के कुर्ते पजामे पर प्रेस कर लिया था। उसको ना जब से रमज़ान स्टार्ट हुए हैं मैं कोशिश करती हूँ कि उसको डेली में कुर्ता पजामा ही पहनाऊँ। मुझे बहुत पसंद है बच्चों के ऊपर कुर्ता पजामा। तो आप लोग को अच्छा लगता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग अपने बच्चों को कुर्ता पजामा पहनाना प्रेफर करते हैं रमज़ान में, या फिर जुमे के दिन, या फिर नॉर्मल जो कपड़े होते हैं वो। तो यहाँ पर प्रेस वगैरह हो गई थी। उसके बाद में मैंने सोचा चलो आज अपने पेड़ों को पानी भी दे देती हूँ, क्योंकि धूप है और थोड़ा सा गर्मी का टाइम आ गया है, तो ये ना दूसरे दिन ही एकदम सूख जाते हैं। इनकी मिट्टी जो होती है वो एकदम ड्राई हो जाती है, स्पेशली जो करी पत्ता है वो एकदम सूख जाता है अगर उसको 1 से 2 दिन पानी ना दो। तो यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ कि जिनमें डेली पानी देना हो उन्हें डेली पानी दे देती हूँ, और जिनमें 2 से 3 दिनों में देना हो उन्हें 2 से 3 दिन में देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पेड़ों को पानी दे दिया था अच्छे से, और उसके बाद में मेरे बेटे का स्कूल था तो मैं उसे लेने के लिए जाने लगी थी। साथ में मुझे दही भी लाना था, क्योंकि आज मुझे बनाना था दही बड़े, और मुझे इफ्तार भी आज डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो उसके लिए मुझे दही लाना था और कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें थी, तो वो मैं लेने के लिए जाने लगी थी मार्केट। और साथ में मैं अपने बेटे को स्कूल से भी लाना था, तो उसके लिए भी मैं जा रही थी।
अच्छा, दूध की जो डेयरी है ना वो मेरे घर के पास में ही है। वहाँ एकदम फ्रेश और बहुत ही बेहतरीन दही मिलता है, एकदम गाढ़ा। तो मैं वहीं से लेकर आती हूँ, या तो फिर मैं अपने घर पर ही बनाना प्रेफर करती हूँ। लेकिन ये जो डेयरी है यहाँ पर भी एकदम घर के जैसा बहुत ही अच्छा दही मिलता है, तो यहाँ से भी मैं ले लेती हूँ। तो मैंने करीब आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा दही ले लिया था। और ये जो साबूदाना है इसको मैंने भीगने के लिए रख दिया था। अच्छा, थोड़ा सा लेट हो गया था इसको भिगाने में, तो मैंने इसे धूप में रख दिया था ताकि ये अच्छे से फूल जाए और थोड़ा जल्दी फूल जाए, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। क्योंकि मुझे इसकी बनानी थी खीर, और ये खीर मुझे बनानी थी अवतार के लिए, तो इसलिए टाइम थोड़ा सा कम था, इसलिए मैंने इसे धूप में रख दिया। अच्छा, मैंने शावर ले लिया था और बेटे को भी तैयार कर दिया था। उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे ना अफ्तार डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी ही किचन में आ गई थी। ज़्यादा नहीं, बस अपनी बिल्डिंग के लोगों को ही देना था, क्योंकि ज़्यादा कहीं देने का मेरे पास में कोई ज़रिया नहीं है, मतलब कोई देने वाला नहीं है। हस्बैंड आते हैं थोड़ा सा लेट में ऑफ़िस से, तो कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक मेरी रीच हो, जो मेरी रीच में हो ना, वहाँ तक मैं अफ्तार डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। तो उसी के लिए मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दही बड़े के लिए जो बड़े होते हैं वो फ्रीज़र में स्टोर किए हुए होते हैं, तो उन्हें मैंने निकाल कर एक बाउल में डालकर उसमें गुनगुना पानी या गर्म पानी डालकर आप इसे अच्छे से सोक होने के लिए किसी मतलब ऐसी चीज़ से ढक दें, ताकि ये जो बड़े हैं वो डिप रहें। और साथ में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट भी रख दिया था डीप फ्रोस्ट होने के लिए। अच्छा जी, इतनी देर में हो गया था ज़ोहर का टाइम, क्योंकि आज जुमा था, तो जुमे को थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है। वैसे तो मैं सूरह कहफ वगैरह सुबह पढ़ लेती हूँ, लेकिन कभी-कभी टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मैं ज़ोहर के टाइम पर पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ हो गई थी और मैंने नमाज़ अदा करी। कुछ जुमे के अज़कार होते हैं वो मैंने कंप्लीट किए, कुछ दरूद शरीफ वगैरह पढ़नी होती हैं वो मैंने पढ़ी। उसके बाद में मैंने पढ़ा सूरह कहफ, और सूरह कहफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये ना आपकी एक जुमे से दूसरे जुमे तक हिफाजत करता है, और सूरह कहफ बहुत ज़रूरी है, बहुत ही फ़जीलत है इसकी, तो आप ज़रूर पढ़ा करिए जुमे के दिन। और उसके बाद में मैंने फिर सूरह फ़जर पढ़ी और सूरह जुमा पढ़ा। तो ये कुछ आयतें हैं, कुछ सूरह हैं जो मैं पढ़ती हूँ, और मैं जुमे को ज़रूर पढ़ती हूँ इन्हें। उसके बाद में ये पढ़ने के बाद में मैंने कुरान नहीं पढ़ी थी, क्योंकि वो मैं शाम को पढ़ लूँगी, लेकिन मुझे काम करना था, तो मैं आ गई थी किचन में। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये देखिए जो अदरक लहसुन का पेस्ट था ये अच्छे से डीफ्रोस्ट हो गया था। इसको पहले मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया, फिर मैंने इसमें ऐड किया चिकन, और ये जो बिरयानी मसाला होता है शान का वो मैंने ऐड किया। मैं पूरा बिरयानी मसाला नहीं यहाँ पर ऐड करूँगी, मैं इसमें थोड़ा सा ये तंदूरी मसाला भी ऐड करूँगी, तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, थोड़ा सा तंदूरी तंदूरी सा फ्लेवर आ जाता है बिरयानी में। तो यहाँ पर मैं ये दोनों मसाले ऐड कर दूँगी, और आपने देखी होगी कि मैंने क्वांटिटी बहुत ही थोड़ी सी इसमें डाली है दोनों मसालों की। तो इसमें मैं घर के थोड़े से बेसिक मसाले डालूँगी, जैसे कि कुटी लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। ये सारी जो मसाले हैं ये मैं इसमें डाल दूँगी, और नमक डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि रोज़े में कुछ नमक का पता चल नहीं पाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा हल्का सा मतलब ज़्यादा डालती हूँ। इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन थोड़ा सा खुला रखती हूँ, क्योंकि बिरयानी में ना अगर नमक कम हो तो बिरयानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, फीकी फीकी सी लगती है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ। और ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया था दही और आधा नींबू का रस। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि अपने हाथों से मिक्स करूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसके लिए पहले आप सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, फिर आप इसे मिक्स करिएगा, क्योंकि जब हाथों से मिक्स करते हैं ना तो इसका मतलब जो भी मैरिनेशन है वो अच्छे से एक दूसरे में मिल जाता है। तो यहाँ पर ये चिकन मैरिनेट हो गया था, इसको रख दिया मैंने साइड में। कम से कम आधा घंटे के लिए मैं रखूँगी, और तब तक मैंने ये जो चावल थे इन्हें अच्छे से वॉश करके भीगने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैं सेला चावल की बिरयानी बना रही हूँ, तो इन्हें भिगाने में अच्छा खासा टाइम लगता है, 1 घंटा तो मिनिमम लगता ही लगता है, इसलिए मैंने इसे पहले ही धोकर अच्छे से और इसे भीगने के लिए रख दिया था। अच्छा, जो चिकन था वो मैरिनेट हो चुका था। अब मैंने एक कुकर में तेल डाला और इसको अच्छे से गरम किया। मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। जब ये धुआं छोड़ने लगा तब फिर मैंने इसमें जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो डाला,
और डालने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स करते हुए भून लूँगी। अच्छा जी, मैं यहाँ पर ना मल्टीटास्किंग कर रही थी। देख सकते हैं आप कि मेरे सारे जो भी चूल्हे हैं वो सब बिज़ी हैं, लेकिन मैंने आपको ये रेसिपी ना एक साथ में ही दिखाई है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पर ये देखिए चिकन अच्छे से भून चुका था। उसके बाद में मैंने इसमें डाल दिया जो ये प्याज फ्राई करके रखी थी मैंने, तो वो डाल दी है। अच्छे से इसको क्रश कर लेंगे तो फिर ज़्यादा सही रहेगा। और क्रश करने के बाद में इसमें आपको ज़रूरत के मुताबिक प्याज ऐड करना है। फिर इसे मिक्स करके अच्छे से भूनने के लिए रख देना है। भूनने के बाद में मैंने इसमें एक सीटी लगाई थी ताकि ये थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जाए, क्योंकि अवतार में थोड़ा ही टाइम बचा था। तो कुकर को मैंने ढक्कन लगाकर साइड में रख दिया था मीडियम फ्लेम पर एक सीटी आने तक। तब तक मैंने चावलों का पानी बॉयल करना था। तो यहाँ पर मैंने पानी को चढ़ा दिया था गैस पर। उसमें थोड़े से ये साबुत खड़े मसाले डाले हैं और इनको डालने के बाद में इसमें मैंने नमक ऐड किया था और 3 से 4 ड्रॉप के करीब मैंने इसमें ऑयल ऐड किया था। फिर मैंने इसमें ना भीगे हुए चावल डाल दिए थे। जब ये अच्छे से बॉयल आ गया था पानी में, फिर मैंने इसमें भीगे हुए चावल डाल दिए थे और इसको कम से कम 90% तक कुक कर लिया था। उसके बाद में बाकी का जो 10% है वो मैं दम पे पकाऊंगी। तो यहाँ पर ये देखिए चावल अच्छे से बॉयल हो चुके थे। अब मैं इसकी लेयरिंग कर दूंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चावल की लेयर लगाई है। उसके बाद में जो हमने ये चिकन का कोरमा तैयार किया था उसकी लेयर लगा दूंगी। क्योंकि चावल थोड़े से कम है इसलिए 2 लेयर में ही ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में फिर जो बाकी की बची हुई चावल हैं, बचे हुए चावल हैं, उसकी लेयर लगा दूंगी और ऊपर से डाल दूंगी मैं इसमें थोड़ा सा ये रोज़ वाटर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आपको नहीं पसंद हो तो आप बिल्कुल भी मत डालिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, कभी कभार डालती हूँ, क्योंकि जो लखनऊ में बिरयानी मिलती है ना उसमें ये ज़रूर पड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर मैंने केवड़ा वाटर और रोज़ वाटर दोनों डाल दिए, साथ में ऑरेंज फूड कलर भी मैंने डाल दिया। मैं उसे घोल कर नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फिर वो पूरे चावलों में हो जाता है, इसलिए मैं ड्राई ही डालती हूँ। तो वो जितने चावल पे पड़ता है उतने पे ही कलर रहता है, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है बिरयानी का। अब मैंने ऊपर से डाल दिया है 2 से 3 टेबल स्पून के करीब देसी घी, साथ में मैंने हरा कटा हुआ धनिया डाल दिया और ये तला हुआ प्याज डाल दिया। अब मैं इसको एक कपड़े की हेल्प से ढक दूंगी और ऊपर से एक ढक्कन लगाकर कोई भारी सा बर्तन रख दूंगी, कोई भारी सी चीज़ रख दूंगी, जिससे अच्छे से स्टीम बनेगी और चावल अच्छे से कुक हो जाएंगे, मतलब बिरयानी में अच्छे से दम लगेगा। अच्छा जी, जब तक चावल हमारे तैयार हो रहे हैं तब तक हम खीर की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर के करीब दूध लिया था, फुल फैट मिल्क था। इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। दूसरी तरफ मैंने एक पैन में साबूदाना ऐड किया था थोड़ा सा घी में और इसको रोस्ट कर लूँगी। दूध में मैंने ना साबुत 2 से 3 इलायची भी ऐड कर दी थी, जिससे उसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पर ये साबूदाना घी में अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब मैं इस साबूदाने को ऐड कर दूँगी दूध में, और दूध ना अच्छे से पक चुका है, बॉयल हो चुका है, तो तभी आप इसमें ऐड करिएगा। तो यहाँ पर साबूदाने को ऐड करने के बाद में मैं इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करूँगी और दूध को ना थोड़ा सा रिड्यूस कर लूँगी। फिर उसके बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी ताल मखाने का पाउडर। जो मखाने होते हैं ना उसको आपको ग्राइंडिंग जार में पीस लेना है, थोड़े से लेना है आपको, करीब आधा कप, और पीसने के बाद में वो इसमें ऐड कर दीजिएगा। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और टेक्सचर दोनों आएगा। अच्छा, अब मैं इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, वो है ये मिल्क पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास में खोया नहीं है या मिल्क मेड नहीं है तो आप फिर ये ऐड करिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मुझसे ना यहाँ पर एक गलती हो गई थी, मैंने डायरेक्टली इसमें डाल दिया था, जिससे इसमें मिल्क पाउडर के लम्प्स बन गए थे। आप ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। आप ना थोड़े से पानी या फिर दूध में उसको पहले डिज़ोल्व कर लीजिएगा, उसके बाद में ही इसमें ऐड करिएगा। अब मैंने इसमें ऐड कर दी थी करीब आधा कप के करीब चीनी, और इसको मेल्ट होने दिया था। चीनी डालने के बाद में थोड़ा सा पतला हो जाता है, मतलब जो खीर है वो पतली हो जाएगी, तो आपको थोड़ी देर और कुक करना है। फिर उसमें ये ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देना है। आप चाहें तो इसे ना घी में थोड़ा सा रोस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे डायरेक्टली ही इसमें डाल दिया था। तो यहाँ पर ये साबूदाने की खीर भी बनकर तैयार है। अब गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और इसको रख दिया है ढककर साइड में, जब तक ये ठंडा हो जाए। ठंडे होने के बाद में आप इसे एक बाउल में सर्व कर लीजिएगा। थोड़े से बादाम और रोज़ पेटल के साथ में इसे गार्निश कर लीजिएगा।
अब जी बारी आती है दही बड़े की। तो दही बड़े में मैंने ना बड़े जो थे पानी में डिप करके रखे थे, तो वो अच्छे से फूल गए हैं। अब इनका पानी ना सारा अच्छे से निकाल दीजिएगा निचोड़ कर। उसके बाद में आप इसे एक सर्विंग डिश में डालिएगा और इसको रख दीजिएगा साइड में। फिर आप इसका दही तैयार कर लीजिएगा। तो दही यहाँ पर लिया है मैंने और उसमें डाल दी है पिसी हुई चीनी। तो दही थोड़ा सा मीठा था, इसलिए मैंने चीनी कम डाल ली है। आप अगर ज़्यादा पसंद करते हो तो ज़्यादा डाल दीजिएगा। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी और पानी डालकर इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एडजस्ट कर लूँगी और इसको अच्छे से विस्क कर लूँगी, ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह गुठली ना रहे, एकदम स्मूथ सा इसका टेक्सचर हो जाए। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने बड़ों के ऊपर इसको अच्छे से डाल दिया है और थोड़ा सा दही मैं साइड में रख दूँगी। जब मैं इसे सर्व करूँगी तब मैं बाद में यूज़ करूँगी। ऊपर से मैंने डाली है मीठी चटनी और जो दही बड़े का मसाला मैंने बनाकर तैयार किया था वो डाला है ऊपर से, और साथ में हरी चटनी डाल दूँगी। आप चाहें तो हरी चटनी स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद है इसलिए मैं थोड़ी सी ज़रूर डालती हूँ। तो यहाँ पर ये दही बड़े भी बन गए थे और इनको रख दिया है मैंने साइड में। अब जी बारी आती है चाट की। तो मैं यहाँ पर मटर की रगड़ा चाट बना रही हूँ। उसमें मैंने डाला है कुटी हुई लाल मिर्च और कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा पाउडर, साथ में मैंने चाट मसाला डाल दिया है। बस मैं इतनी ही चीज़ें डालूँगी और थोड़ा सा काला नमक डाल दूँगी मैं। नमक आप देख कर ही डालिएगा और इसको अच्छे से मिक्स करके और 1 से 2 मिनट के लिए पका लूँगी, क्योंकि मटर पहले से ही पकी है तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं इसे एक सर्विंग बाउल में डालकर और इसे ऊपर से गार्निश कर दूँगी थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज के साथ में, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी ऊपर से और हरा मिर्च जो होता है वो डाल दूँगी। मैंने यहाँ पर तीखा वाला मिर्च नहीं यूज़ किया है, तो मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा डाली है। आप अगर तीखा यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा कम डालिएगा। अच्छा, आप इसमें चाहें तो थोड़े से आलू भी बॉयल करके डाल सकते हैं पीसेस में कट करके, लेकिन मुझे इसी तरह से पसंद है इसलिए मैंने एकदम सिंपल सी ये चाट बनाई है। ऊपर से थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दूंगी ये चाट मसाला, तो मेरी जो ये चाट है बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है। अच्छा, किचन में मैं काम कर रही थी और मैंने दही बनने के लिए रखा था धूप में, क्योंकि थोड़ा सा ठंड का मौसम है तो दही थोड़ा सा लेट में जमता है। मैंने सोचा धूप में रख दूंगी तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा। इतनी देर में पता नहीं कहाँ से ये बिल्ली आई और उसने पूरा दही गिरा दिया। तो सारा मेरा दही भी गिर गया और जिस बॉल में मैंने रखा था उसको वो भी टूट गया था थोड़ा सा। तो वैसे तो हमारी बालकनी में बिल्ली नहीं आती है, लेकिन पता नहीं कहाँ से उस दिन आ गई थी। शायद उस दही पे, उस दूध पे उसका नाम लिखा था, वो उसी के नाम का रिस्क था तो उसे मिल गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फिर से अपनी किचन में। तो यहाँ पर मैंने प्याज के पकोड़े बनाने के लिए प्याज को कट कर लिया था, लंबे लंबे स्लाइसेस में कट किया है। साथ में मैंने यहाँ पर मोटी वाली हरी मिर्च को भी कट कर लिया था और ये जो मैंने प्रीमिक्स बनाया था बेसन का, पकोड़े का प्रीमिक्स, तो वो मैं डाल दूँगी। इसमें मुझे कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, सारे मसाले नमक वगैरह सब पहले से ही पड़ा हुआ है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पहले मैंने इसको अच्छे से हाथों से ही मिक्स किया था ताकि जो प्याज है वो अपना पानी रिलीज़ कर दे। मैं थोड़ा ही पानी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो प्याज है वो पानी रिलीज़ करेगा जब इसमें नमक पड़ेगा तो फिर वो ज़्यादा पतला हो जाएगा और फिर वो जो पकौड़े होते हैं ना वो एकदम क्रिस्पी नहीं बनते हैं। तो मैं कम पानी में ही पकौड़ों का जो बैटर है वो तैयार करती हूँ, तो पकौड़े एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना गरम तेल में पकौड़े डाल दिए हैं और इन्हें फ्राई कर लूँगी। अच्छे से आपको गोल्डन फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। ना फ्लेम को लो रखना है ना ही हाई रखेंगे तो जल जाएंगे, लो रखेंगे तो तेल अब्जॉर्ब कर लेंगे पकौड़े, इसलिए आपको इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। और आप ये देख सकते हैं कितने गोल्डन क्रिस्पी से पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। साथ में मैं यहाँ पर ये कुछ फ्राइम्स हैं वो भी फ्राई कर लूँगी। और ये तो अवतार की जान होते हैं, तो इन्हें मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, तो मैं इन्हें भी फ्राई कर लूँगी। जो भी मेरे पास में अवेलेबल थे ना वो मैंने फ्राई कर लिए हैं। अच्छा, मैंने ना आलू के चिप्स वगैरह भी बनाए थे तो वो मैंने आज नहीं फ्राई किए हैं और मैंने यही वाले जो रेडीमेड होते हैं उन्हें फ्राई किया है। अच्छा, इनको फ्राई करना भी बड़ा अच्छा लगता है, एक सेटिस्फेक्शन सा मिलता है, इनको फ्राई करने में मज़ा आती है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगता है फ्राइम्स को जब फ्राई करते हैं।
तो यहाँ पर ना पापड़ भी मैंने फ्राई कर लिए थे और ये पापड़ मुझे बहुत पसंद है, तो ये पापड़ मैं ज़रूर फ्राई करती हूँ। साथ में मैंने ना जो समोसे बना कर रखे थे वो भी फ्राई कर लिए थे। अच्छा, अफ्तार का टाइम बहुत ही पास आ रहा था और मुझे प्लेट्स भी लगानी थी जो अफ्तार डिस्ट्रीब्यूट करना था, इसलिए मैंने ना फटाफट से फिर आगे का कुछ ज़्यादा आपको दिखाया नहीं और जो चीज़ें थी वो फटाफट से फ्राई कर ली थी। और ये लास्ट में बचे थे कटलेट, तो इन्हें भी मैंने फ्राई कर लिया था और उसके बाद में मैंने ना प्लेट्स वगैरह लगा दिया था और जो अफ्तार था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अच्छा, इतना लेट हो रहा था कि मतलब बहुत ही कम टाइम बचा था, तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा और मुझे ऐसा लगा कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है, लेकिन जब मैंने देखा तो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, वो कैमरा बंद था। तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं शूट कर पाई और मैंने सारा अफ्तार जो था डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। जो भी बचा था वो हम लोगों ने मिलकर अफ्तार कर लिया था। जितनी देर में हम लोगों ने अफ्तार वगैरह किया उतनी देर में बिरयानी में दम लग गया था और बिरयानी भी अच्छे से तैयार हो गई थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। और इसे भी जिसे जिसे देना था उसको दे दिया था हमने। उसके बाद में फिर हम लोगों ने खाया था। तो यहाँ पर ये देखिए अफ्तार के बाद का मैं आपको दिखा रही हूँ। सारा काम कंप्लीट हो चुका था, अफ्तार कर लिया था। जो भी चीज़ें बची थी उन्हें मैंने एक छोटे से बाउल में डालकर रख दिया था। और अब बारी आती है जो अफ्तार के बाद के काम की होती है, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो किचन की सफाई करना। तो इतना ज़्यादा किचन फैल जाता है जिसको समेटना बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर ठीक है, मैं अपने किचन की कर लेती हूँ अब सफाई और मैं अब मिलूँगी आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।